बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाएंगे जिसकी सास को राह रास्त पर लाने के लिए एक जिनजादी ने उसकी मदद की। दोस्तों, शादी जहां कुछ लोगों के लिए खुशियों का पैगाम लाती है, वहीं ये कुछ लोगों के लिए सरापा गम भी बन जाती है। मेरा शुमार भी उन लोगों में होता है जो शादी के बड़े खूबसूरत ख्वाब आंखों में सजा लेते हैं, मगर वक्त की धूप सारे खुश रंग अरमान झुलसा देती है। जैसे गर्मियों की धूप कपड़ों के रंग फीके कर देती है। अभी मेरी शादी का तीसरा दिन था जब मेरी सास कमरे में तशरीफ़ लाईं। मैं एहतरामन अदब से खड़ी हो गई। उन्होंने नाकदाना नज़रों से कमरे का जायज़ा लिया और सफाई पर अच्छा खासा लेक्चर सुना दिया। मैं सर झुकाए सुनती रही। फिर वो जाने लगी तो मुखातिब हुई, बहू, याद आया कि मैं तो कुछ और कहने आई थी। सुबह रेहान ऑफिस और स्वीटी कॉलेज चली जाती है और घुटनों में दर्द की वजह से मुझसे कुछ होता नहीं। पहले तो काम वाली थी, मगर अब तुम आ गई हो ना, इसलिए सुबह 7 बजे हर सूरत याद से नाश्ता बन जाए। अब तुम घर बार की मालका हो, ये सब अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये कहकर सास कमरे से चली गई और मैं हक्का बक्का सर पकड़कर बैठ गई। लो माहा बीबी, तुम्हारी वालिदा ने तो नाहिद भाभी को 15 दिन बाद काम पर लगाया था और यहाँ तुम्हारी सास ने तो आते ही तुम्हें काम सौंप दिया। खैर, मैंने जल्दी से कपड़े तब्दील किए। रेहान कमरे में आए तो उन्हें मुझे देखकर शौक लगा। हैरत से बोले, माहा, तुमने इतनी जल्दी अपना ड्रेस चेंज कर लिया? मेहमानों की वजह से तो मैंने तुम्हें जी भर कर देखा भी नहीं था। मैंने एक शिकवा भरी नज़र उन पर डाली और बेड की तरफ आ गई। मोबाइल पर 5 बजे का अलार्म सेट किया। साथ ही आंखें ये सोचकर आंसुओं से भर आईं कि अपने घर में तो मैं अपनी मर्जी से उठने की आदी थी। खैर, अलार्म लगाया, सर से लेकर पांव तक चादर तान ली ताकि रेहान को अंदाज़ा हो जाए कि मैं नाराज़ हूँ और मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। बड़ी मुश्किल से सो पाई तो अलार्म की आवाज़ ने जगा दिया। दिल चाहा फिर सो जाऊँ, अभी तो सोई थी, मगर सास के खौफ ने उठने पर मजबूर कर दिया। अलार्म बंद करके रेहान को देखा जो ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रहे थे। दिल चाहा कि उन्हें उठा दूँ कि मुझे कुछ बता तो दें, किचन कहाँ है, चीज़ें कहाँ रखी होंगी, मगर फिर खुद ही उठकर कमरे से बाहर निकल आई। सारा घर साएं साएं कर रहा था और सिवाय मेरे सब मज़े से सो रहे थे। किचन ढूंढकर फ्रिज का जायज़ा लिया, आटा निकाल कर बाहर रखा। कल का काफ़ी सालन पड़ा था। फिर कमरे में आकर वज़ू किया। नमाज से फारिग होकर किचन की राह ली। पराठे बना रही थी कि रेहान किचन में आ गए। मेरा ख्याल था कि वो इतनी जल्दी किचन का काम करते देखकर हैरान ज़रूर होंगे और पूछेंगे कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मगर वो तो आराम से मुझे सब घर वालों की पसंद नापसंद के बारे में बताने लगे। मेरी बहन स्वीटी नाश्ते में पराठे के साथ मक्खन लेती है, अम्मी को सालन पसंद है और मुझे पराठा आमलेट के साथ अच्छा लगता है। इन सब बातों में बस एक बात नहीं थी कि माँ तुम्हें क्या पसंद है नाश्ते में। अहम था तो बस अपनी पसंद और नापसंद का तज़किरा। 6:45 तक मैंने नाश्ता रेडी करके टेबल पर सेट कर दिया। उसी वक्त मेरी सास और मेरी ननद स्वीटी पहुँच गई और सब ने यूँ नाश्ता किया जैसे ये तो मामूल की रूटीन हो। ना मुझे किसी ने सराहा, ना ही तारीफ़ी कलमात से नवाजा। 2 दिन बाद मेरी अम्मी मुझसे मिलने आईं और मुझे किचन में काम करता देखकर काफ़ी अफसुर्दा हुई कि अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। हाथों में मेहंदी का रंग फीका नहीं हुआ और मुझे लगा दिया काम में। अम्मी ने मुझे साथ ले जाने की बात की तो मेरी सास ने साफ जवाब दे दिया कि ना भाई, हमारे यहाँ रिवाज नहीं कि बहू ऐसे मैके चली जाए। इतनी जल्दी मैके चली गई तो फिर ससुराल में दिल कैसे लगेगा। मेरी अम्मी सास के इस अंदाज से गमज़दा वापस चली गई। ये उसके 2 दिन बाद का वाक़या है। मैंने आटा गूंदने के लिए कनस्तर का ढक्कन उठाया तो मेरी चीख निकल गई। उसमें एक मुर्दा चिड़िया खून में लथपथ पड़ी थी। मेरी चीख सुनकर सब आ गए। मेरी सास ने गुस्से से कहा, क्या मौत पड़ गई है? आटा गूंदने को कहा तो तुमने चीखना शुरू कर दिया। मैंने आटे के कनस्तर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसमें मुर्दा चिड़िया पड़ी है। मेरी सास और रेहान दोनों ने कनस्तर को देखा। फिर एकदम सास सीधी हुई और बोली, बहू अंधी हो गई हो क्या? यहाँ कुछ भी नहीं है। मैंने घबरा कर देखा तो अब उसमें वाकई कुछ नहीं था। अभी मैं संभलने नहीं पाई थी कि मेरी सास ने इतनी ज़ोर से मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा कि आंखों के आगे तारे नाचने लगे। कहने लगी, आटा ना गूंदने के बहाने मुझे डराती है तू। उस दिन मुझे मालूम हुआ कि सास कैसी होती है। सास के जाने के बाद रेहान ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र ना करो। अम्मी शायद गुस्से में आ गई थी। काम से फारिग हो जाओ,
फिर आज हम दोनों मिलकर ढेर सारी बातें करेंगे। और मुझे पता था कि उन बातों का ना मेरे पास वक्त होगा और ना ही रेहान के पास। फिर उन दिनों अजीब अजीब बातें होने लगी। मैं अगर कमरे में होती तो मुझे आवाज़ आती, बहू, ए बहू। मुझे लगता सास ने पुकारा है। जब भागकर सास के कमरे में जाती तो वो सो रही होती। मैं सोने लगती तो फिर लगता जैसे कोई पाँव में मुझे गुदगुदी कर रहा है। जो चीज़ जहाँ रखती ढूंढ ढूंढ कर थक जाती मगर ना मिलती। सास से डांट अलग खाती। एक दिन मेरे भाई मुझे कुछ दिनों के लिए लेने आ गए। मेरे लिए तो जैसे ईद हो गई। इतनी मिन्नत समाजत के बाद मेरी सास ने मुझे जाने की इजाज़त दी कि मैं ही जानती हूँ। मैं के आकर मुझे वो बात नज़र आई जो पहले कभी नज़र नहीं आई थी। मेरे साथ मेरी सास जो वहाँ सलूक कर रही थी वो मेरे अपने घर में भी मेरी भाभी के साथ मेरी अम्मी कर रही थी। मैंने सोच लिया कि मेरे साथ मेरी सास का सलूक चाहे जितना भी ख़राब रहे मगर अपनी अम्मी का ब्रेन वॉश करके ही जाऊंगी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अम्मी के दिमाग में बिठाना शुरू कर दिया कि अम्मी जैसा सलूक आप यहाँ भाभी के साथ करती हैं उससे ज़्यादा बुरा सलूक मेरी सास वहाँ मेरे साथ करती हैं। अम्मी के दिल में शायद खुदा का खौफ आया। भाभी से अपने रवैये की माजरत की। उस पर भाभी ने भी आपदीदा होकर कहा कि आइंदा मैं भी महा ही की तरह आपका ख्याल रखूँगी। हमारा घर तो एक मिसाली घर नज़र आने लगा था कि इतने में रेहान मुझे वापस लेने आ गए। मैं इस सुकून से वापस आ गई कि अब मेरा घर भी सुकून का गहवारा बन जाएगा। मगर मेरे लिए तो वो घर पहले से भी ज़्यादा जहन्नुम कदा बन गया। मेरी सास ने अपनी बेटी के लिए कुछ जेवर रखा था, उसमें से झुमके गायब हो गए। रेहान के आते ही घर में तूफान आ गया। मेरे कमरे की तलाशी ली गई तो वो झुमके न जाने कहाँ और कैसे मेरी ड्रेसिंग टेबल की दराज में आ गए। झुमकों का मिलना था कि मेरी सास ने मेरी पिटाई शुरू कर दी और न जाने मुझे और मेरे ख़ानदान को क्या क्या कुछ सुना डाला। रेहान की आंखों में भी अपने लिए शक देखकर मैं तो बिल्कुल टूट गई। मैंने उन्हें बहुत दफ़ा यकीन दहानी करवानी चाहिए कि ये झुमके मैंने नहीं उठाए और ना ही मैंने अपनी दराज में रखे हैं। मुझे नहीं मालूम ये खुद ब खुद मेरी दराज में कैसे आ गए। हो सकता है उसे किसी और ने रखा हो मगर मेरी बात किसी ने नहीं मानी। रेहान कहने लगे, तुम क्या समझती हो कि ये झुमके मेरी अम्मी ने या मेरी बहन ने तुम्हारी दराज में रखे हैं? वो ऐसा क्यों करेंगी? मैं बहुत रोई और यूं ही रोते रोते मेरी आंख लग गई। अचानक मेरी आंख खुली तो मेरे पास एक कार्ड पड़ा था। साथ ही कमरे में एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। मैंने वो कार्ड उठाया तो मैं पढ़कर खुश हो गई कि रेहान को मुझ पर एतबार आ गया है, क्योंकि उस कार्ड पर लिखा था माजरत। मैंने कमरे में इधर उधर देखा मगर वहाँ पर वो मौजूद नहीं थे। मैं उन्हें देखने के लिए बाहर आई तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई कि वो मेरी सास के पास बैठे हैं और मेरी सास उनके कान भर रही हैं कि ये लड़की चोर है, तुम इससे जल्द अज जल्द अपनी जान छुड़वाओ। दुख की बात तो ये थी कि रेहान ने मेरे हक़ में अपनी माँ से कुछ भी ना कहा। मैं आपदीदा नम पलकों के साथ वापस पलट आई। अब के देखा कि बेड पर एक और कार्ड पड़ा था जिस पर लिखा था, मेरा नाम शालता है, मेरा ताल्लुक़ कौमे जन्नात से है। आपके घर के लॉन में जो आम का दरख्त है हमारा उस पर बसेरा है। जब आपकी शादी हुई तो आप मुझे बहुत पसंद आई। मैंने इतनी प्यारी दुल्हन कभी नहीं देखी थी। मेरा दिल किया कि मैं ज़्यादा वक्त आपके यहाँ गुजारूं। मेरा कोई भाई बहन नहीं है, इसलिए मुझे आपके इर्द गिर्द रहना अच्छा लगता था। मैंने आपको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की बहुत कोशिश की लेकिन आपने ही समझी। उल्टा मेरी वजह से आपकी सास और आपके शौहर आपके दुश्मन हो गए। आपको आज तक जो डांट पड़ी, मार खाना पड़ी और बातें सुनना पड़ी वो यकीनन मेरी गलती की वजह से ही है। आप फिक्र ना करें, मैं अपनी गलती ज़रूर सुधारूंगी। आपकी सास को ऐसा मज़ा चखाऊंगी कि ये बुढ़िया ताहयात ज़हनी अजियत को भुला ना पाएगी। मुझे तो शुरू दिन से ही आपके साथ होने वाली ज़्यादती ठीक नहीं लग रही थी और अब तो आपके साथ होने वाली हर ज़्यादती मेरे बस से बाहर हो गई है। बस थोड़े वक्त का इंतज़ार करें। आपने बहुत अच्छा किया कि अपनी वालिदा को राह रास्त पर ले आई। अब देखना आपकी सास को मैं कैसे सीधा करूँगी। मैं हैरान रह गई कि ये क्या मजाक है। कौन है ये शालता? कैसे जानती है सब कुछ? अब ये क्या कर सकती है जब मेरा शौहर ही मेरे खिलाफ हो गया है? अब ये कैसी धमकी है सास के खिलाफ? क्या करेगी वो? मैं ये सब सोच रही थी कि अचानक पहला कार्ड गायब हो गया। अब उसकी जगह एक और कार्ड पड़ा था और उस पर लिखा हुआ था, आपने खाना नहीं खाया ना, मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना लाई हूँ। जब मेरी नज़र सामने मेज़ पर पड़ी तो वहाँ वाकई गर्म पुलाव और रायता पड़ा था। मैं तो खौफ और डर के मारे खाना नहीं चाहती थी, पर जैसे कोई ताकत मुझे ज़बरदस्ती खाना खाने पर मजबूर कर रही थी।
और फिर मैं खाना खाने लगी। जब खाकर फारिग हुई तो सब बर्तन और खाना पहले की तरह गायब हो गए। खाना खाकर मुझ पर गनूदगी तारी होने लगी और मैं सो गई। सुबह हस्बे आदत 5 बजे उठी, नमाज़ पढ़ने के बाद सबकी पसंद का नाश्ता बनाया और टेबल पर लगाकर कमरे में वापस आ गई। किसने खाया किसने नहीं मुझे नहीं मालूम। न किसी ने मुझसे कुछ कहा कि तुम भी कुछ खा लो। फिर उसी दिन रेहान नाराज़गी के सबब मुझे मेरी अम्मी के घर छोड़ आए। मेरे पीछे मेरी सास ने मेरी ननद की मंगनी कर दी। मेरी ननद के ससुराल वालों ने उसे मंगनी पर सोने का सेट दिया, मगर अगले ही दिन वो सेट न जाने कहाँ गायब हो गया। स्वीटी के ससुराल वालों को न जाने कैसे किसी ने खबर कर दी कि वो सेट गायब हो गया है। वो लोग मेरी सास के पास आए और अजीबो गरीब बातें बनाने लगे। फिर एक दिन अचानक स्वीटी ने किसी काम से अपनी अम्मी की अलमारी खोली तो उसमें कपड़ों के दरमियान सोने का सेट पड़ा देखकर वो हैरान रह गई। उसने ज़ोर ज़ोर से अपनी माँ को आवाज़ दी। रेहान और उसकी माँ दोनों कमरे में आ गए। माँ अपनी अलमारी में पड़ा सोने का सेट देखकर हैरान रह गई। स्वीटी अपनी माँ पर चिल्लाने लगी कि आपको सेट इतना पसंद था तो मुझसे कह देती। आपने मेरे ससुराल वालों की तरफ से दिया हुआ सोने का सेट चुराने की जुर्रत कैसे की? मुझसे कहती तो मैं खुद आपको दे देती। सास कसमें खाने लगी कि मुझे तो सेट का कुछ पता ही नहीं था, मैं क्यों अपनी बेटी के सेट को चोरी करूंगी। रेहान ये सारा वाक़या देखकर गहरी सोच में डूब गए। उन्हें अब वो दिन याद आया जब मैं रो रो कर उन्हें अपने बेगुनाह होने का यकीन दिला रही थी और वो मेरी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं कर रहे थे। उन्हें अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था और उन ज़ियारतियों का भी जो उनके घर वालों ने मेरे साथ की, और मैं खून के आंसू रोते हुए हर जुल्म को चुपचाप सहती रही और किसी बात का शिकवा नहीं किया। फिर स्वीटी के ससुराल वालों ने चोरी की बात को बुनियाद बनाकर रिश्ता ख़त्म कर दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उन लोगों को सेट के गायब होने का और फिर माँ ने सेट को चोरी किया है, इन बातों को कौन बताता था। अब मेरी सास को अपना हर जुल्म याद आने लगा जो उन्होंने मुझ पर किए थे। 2 दिन के बाद मेरी सास और मेरे शौहर घर आ गए। दोनों काफ़ी नादिम दिखाई दे रहे थे। मेरी सास मुझसे अपने रवैये की माजरत करने लगी और मेरे शौहर सर झुकाए बैठे रहे। मैंने भी खुले दिल का मुजाहिरा करते हुए उनके नारवा और नाकाबिले बर्दाश्त सलूक को माफ़ कर दिया कि अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है। फिर मैं ससुराल आ गई। रेहान किसी काम से बाहर गए तो सास मेरे कमरे में आई और मेरे सर पर शफकत भरा हाथ फेरते हुए गोया हुई, बहू मैं अपनी सारी गलतियों और ज़ियारतियों की माफ़ी मांगती हूँ। मैंने काफ़ी गौर किया और ये बात मेरे दिल में बैठ गई है कि वाकई मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की है। बहू मुझे माफ़ कर दो। ये सुनकर मैं उनका हाथ पकड़कर बोली, आप बड़ी हैं, मेरी माँ की जगह हैं, आप मुझसे माफ़ी ना मांगें। और मैं दिली तौर पर सारी बातें भूल गई हूँ। जो होना था वो हो गया। ये सुनकर सास ने मेरे माथे का बोसा लिया और बोली, बहू कल सुबह से मैं और स्वीटी उठकर नाश्ता बनाएंगे, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर तुमसे रेहान कोई रूखी सूखी बात करे तो मुझे बताना, मैं उसके भी कान खींचूंगी। बेटा ये घर तुम्हारा है, स्वीटी तो मेहमान है, आज नहीं तो कल वो अपने घर चली जाएगी और फिर मेरी ज़िंदगी का क्या भरोसा। ये सुनकर मैं बोली, अल्लाह आपको सेहत दे, आप फिक्र न करें, घर के तमाम काम हम सब मिलकर किया करेंगे। ये घर हम सब का है। जब सब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह भी खुश होता है। सास ने फिर मेरे सर पर शफकत से हाथ फेरा और ढेर सारी दुआएं देती हुई कमरे से चली गई। सास के जाने के बाद मैं हैरान परेशान सोच रही थी कि अचानक कितनी खुशनुमा तब्दीलियाँ मेरी सास और शौहर में कैसे आ गईं। कि अचानक ही मेरे सामने मेज़ पर एक कार्ड नमूदार हुआ। उस पर लिखा था, मेरी बात गौर से सुने, मैंने जो कुछ भी किया वो आपके सास को सबक सिखाने के लिए किया था। मैंने आपकी सास और शौहर के दिलो दिमाग से आपके लिए बुराई और बदसलूकी को खुरच कर निकाल दिया है। इसके साथ ही साथ ऐसा सबक दिया है कि आपकी सास ताहियात आपकी तरफ उंगली भी नहीं उठा सकती। उनकी बेटी स्वीटी के ससुरालियों के दिमाग में सारी बातें मैंने डाली थी ताकि आपकी सास ज़्यादा से ज़्यादा जलील हो। मैंने आपको बहन कहा है तो आप मेरी बहन ही रहेंगी। मैं हर तरह आपकी हिफाजत करती रहूँगी। हमारा बसेरा आम के दरख्त पर कायम रहेगा। अगर कभी किसी बात की ज़रूरत पेश आए तो मेरा नाम शालता लेकर 3 मरतबा पुकारना, मैं फ़ौरन हाजिर हो जाऊंगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, आप आराम करें। और इसके साथ ही वो कार्ड मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गया।